हेलो। अधिगम और शिक्षण के इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं एडू ट्यूटर्स से आर के मिश्रा आप लोगों को अधिगम शिक्षण के कुछ पाठों का यहाँ पर श्रवण कराऊंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इससे पूर्ण लाभ मिलेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा परिचय। मैं राजकिशोर मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर चौरसिया राजकिशोर बीएड कॉलेज हाजीपुर वैशाली से। मैं यहाँ पे विगत 8 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहा हूँ और मेरा यह प्रथम प्रयास है जिसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से पूरा लाभ मिलेगा। आप मेरे शिक्षण से संतुष्ट होंगे। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे इसका लाभ अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। आप इस वीडियो को देखें और अपना कमेंट मुझे अवश्य भेजें, जिससे मुझे पता चल सके कि मुझे भविष्य में और क्या आवश्यक सुधार करने हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को सीखने की विभिन्न विधियों को बताऊंगा। आपके लर्निंग एंड टीचिंग के यूनिट 2 में इन विधियों को लेकर के एक टॉपिक है। इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग क्रमबद्ध रूप से एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सीखने की विधियों के संदर्भ में सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि किसी चीज़ को मेमोराइज करना और सीखना, ये दोनों अलग फैक्टर हैं। मेमोराइज करने के लिए ज़रूरी है कि विषय वस्तु को या टॉपिक को जाना जाए, उससे संबंधित तथ्यों को जाना जाए और उन तथ्यों को सीखने के लिए अपनी सुविधा के अनुरूप उन विधाओं का प्रयोग किया जाए, जिससे आपका सीखना सरल होता है। दरअसल व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण सीखने की जो टेक्निक होती है, जो मेथड्स होते हैं, वो सब में अलग तरह के होते हैं। तो व्यक्ति को अपनी सुविधा, अपनी क्षमता और अपने सीखने के तकनीकों पर विशेष जोर देना चाहिए कि वह उसको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि वह किन विधियों के माध्यम से, किन मेथड्स के माध्यम से वो अच्छे प्रकार से सीख सकता है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि सीखना या स्मरण करना या याद करना, यह एक मानसिक प्रवृत्ति है। यह आपके मस्तिष्क के द्वारा संचालित होती है। आपके मस्तिष्क को याद करना है, किसी चीज़ को अपने मस्तिष्क में व्यवस्थित रखना है। व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किन चीज़ों को ज़्यादा समय तक वो याद रखना चाहता है और किन चीज़ों को कितना जल्दी वो भुला देना चाहता है। कुछ अपवाद हैं या कुछ चीज़ें हैं जिसको व्यक्ति चाह के भी जल्दी भुला नहीं पाता, लेकिन अगर व्यक्ति चाहे तो वो प्रयास करते हुए निरंतर धीरे धीरे अपने प्रयास के अनुरूप किसी चीज़ को लंबे समय तक याद करने के लिए अपने मस्तिष्क में एक व्यवस्थित तकनीक के माध्यम से उसको स्थापित कर सकता है, या उसको भूलने के लिए वह प्रयासरत हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सीखने की अनेक विधियां हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले पूर्ण अधिगम अथवा समग्र या खंडशः अधिगम विधि को हम लोग जानेंगे, जिसको होल एंड पार्ट लर्निंग के रूप में हम लोग जानते हैं। होल लर्निंग का सेंस ये है कि किसी भी विषय को अगर हमको पढ़ना है तो एक क्रम से लगातार सबको पूरे, मतलब जितने भी ज्ञान के लिए आपके पास पाठ्य वस्तु है या विषय वस्तु है या पाठ्यक्रम है, उसको एक साथ पूरा पढ़ जाना है, पूरी तरीके से उसको याद कर जाना है। तो एक पाठ को या तो पूरी तरह से पढ़ जाए आदमी, या खंडों में बांट बांट करके पढ़े, उसको अनेक पार्ट्स में बांट ले। हालांकि जो पुस्तक होते हैं आमतौर पे आप देखेंगे तो वो अलग अलग रूप में, अलग अलग रूप में विभिन्न अध्यायों के रूप में वो बटे होते हैं। तो वहाँ पे उसको अलग अलग खंड में
पढ़ने की सुविधा के अनुरूप सरल से कठिन की ओर उसको विस्तारित किया जाता है। अतः खंडशः अधिगम के लिए वो एक प्रकार के सहयोगी तत्व होते हैं। अब हम लोग विषय का स्वरूप पाठ को याद करने की उचित विधि का निर्धारण करता है। हम लोग इस बात को जानेंगे कि विषय का स्वरूप मतलब विषय जैसा है और उसको याद करने का जो विधि है, इस बात को निर्धारित करना ही अधिगम को सार्थक बनाता है। पूर्ण अधिगम के लिए जरूरी है कि विषय इस प्रकार से हो कि छात्र उसको आसानी से समझ सके और उसको याद करने के लिए उस विषय और अपनी दोनों की सुविधाओं को ध्यान में रख करके, जिससे कि उचित विधि से उसको याद किया जा सके, उसके लिए वह वैसी विधि का चयन करता है जिससे कि सीखना आसान हो सके। तो इस पूर्णाधिगम विधि में या फिर होल और पार्ट लर्निंग में इन सब चीज़ों की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। व्यक्ति चाहे तो विषय को समग्र रूप से पढ़े या फिर उसको खंडशः विधि में बांट करके पढ़े, या पूर्ण अधिगम के लिए वह अब पहले एक बार पूरा पढ़ जाए, फिर दोहराए, फिर पढ़ जाए। इसमें फिर अपने उसको याद करने के लिए उसको खंड में बांट करके दोबारा उसको अच्छे प्रकार से पढ़ पढ़ करके हर एक खंड को अपना पूर्ण करे और तत्पश्चात उसको समग्र रूप से एक साथ याद करने का और समझने का प्रयास करें। जैसे आप देखते होंगे कि कविता को एक समग्र विधि से याद करना ज़्यादा अच्छा होता है। कोई भी पोएम है तो उसको एक साथ याद किया जाए। दरअसल उसमें सीक्वेंस की आवश्यकता होती है। पहले पद अगले पद को जोड़ते हैं, पहले पद का मीनिंग अगले पद के मीनिंग से जुड़ा होता है। अगले पद के मीनिंग को सार्थक बनाने के लिए हर एक पद एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो वहाँ पे समग्र विधि ज़्यादा श्रेयस्कर होती है। और एक विद्वान है एवलिंग, उन्होंने कहा कि खंडशः विधि की अपेक्षा अगर बालक समग्र विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान पूर्ण, समग्र व संबंधित होता है, जबकि खंड विधि से स्मृत ज्ञान का समग्र प्रस्तुति कठिन व स्थायित्व से परे होता है। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ को होल लर्निंग के माध्यम से अगर पढ़ा जाता है तो वहाँ पे उसको याद करने और उसको पढ़ने से एक सीक्वेंस बना होता है। पीछे के भाग आगे के भाग से संबंधित होते हैं और होल लर्निंग से वो हर भाग आपके मस्तिष्क में व्यवस्थित रहते हैं कि ये इस पार्ट्स का अंग है, तो वहाँ पे उसको याद करना आसान होता है। एवलिंगन के अनुसार से याद करने की पूर्णाधिगम विधि विस्तृत एवं लंबे पाठों में अधिक लाभदायक सिद्ध नहीं होती। कारण ये है कि जो बड़े पाठ होते हैं और विस्तृत होते हैं, उनको आप सोचें कि हम एक तरफ से पढ़ते जा रहे हैं और अंतिम तक पढ़ जाएंगे तो हमको वो पीछे के भाग जो उसके हैं वो भी याद रहेंगे। आमतौर पे मानवीय प्रवृत्ति है, आप देखते ही होंगे कि जो बड़े पाठ होते हैं या बड़े चैप्टर्स होते हैं या बड़े कंटेंट होते हैं, उनमें पीछे के भाग को पढ़ने के बाद जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो पीछे के भाग भूलते जाते हैं, क्योंकि आगे की चीज़ों को मस्तिष्क में रखना थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये हर जगह कारगर नहीं हो सकता है। ऐसी जगहों पे आपका पार्ट्स लर्निंग ज़्यादा कारगर होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक और विधि है जिसको बोला जाता है अंशाधिगम प्रगतिशील विधि या मध्यम विधि, पार्ट प्रोग्रेसिव मेथड, या आप उसको और मेडिएसिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि यह विधि समग्र से खंड की ओर अग्रसर होती है। मतलब पहले आप उसको पूरे भाग को पूरा पढ़ जाएं, चाहे टॉपिक हो या विषय हो, एक बार उसको पूरा पढ़ जाना है और उसके बाद से उसको अपनी सुविधा के अनुसार अनेक खंडों में बांट लेना है और उन खंडों को अलग अलग करके हर एक अलग खंड का श्रवण करना है, मनन करना है, चिंतन करना है, पढ़ना है। ठीक है, अब अत्यंत जटिल तथा कठिन खंडों को अधिक ध्यानपूर्वक पढ़ने पर बल देती है। यह विधि यह निर्धारित करती है कि जो सबसे ज़्यादा कठिन है उनको अगर अलग पार्ट्स में कर लिया जाए तो उस पार्ट को आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अगर पढ़ते हैं तो वो चीज़ें जल्दी आपको तैयार होती हैं।
अब एक विधि है प्रगतिशील विधि। प्रगतिशील विधि को प्रोग्रेसिव मेथड भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत संपूर्ण कविता या पुस्तक के अंश को खंडों की संख्या में विभाजित कर लिया जाता है। तात्पर्य, जिस कविता या जिस पुस्तक को हमको पढ़ना है, पहले उसको अनेक पार्ट्स में हम लोग बांट लेते हैं। उसमें सर्वप्रथम पहले भाग को और फिर दूसरे भाग को याद किया जाता है, मतलब, और तत्पश्चात दोनों को एक साथ याद किया जाता है। फिर तीसरे भाग को याद करने के पश्चात तीनों को एक साथ याद किया जाता है। इसको हम लोग प्रगतिशील विधि बोलते हैं। लेकिन इसकी कुछ कमियां हैं, कुछ दोष हैं, तो उनको भी हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहली कमी, कुछ भागों को पुनरावृत्ति दूसरे भागों की अपेक्षा ज़्यादा हो जाती है। मतलब आप देखते होंगे कि आप पहला भाग पढ़े, फिर उसके बाद दूसरा भाग पढ़े, तो जब दोहराव याद करने के लिए जब दोहराव किया जाता है, तो पहला भाग तो सबसे ज़्यादा बार याद किया जाता है, लेकिन उससे थोड़ा कम दूसरे भाग को याद किया जाता है, उससे थोड़ा कम तीसरे भाग को याद किया जाता है। यहाँ पे दरअसल विधि में ये है कि आप पहले पाठ को याद कर रहे हैं, फिर अगले पाठ की ओर बढ़ रहे हैं। जब अगले पाठ को याद कर रहे हैं, तो उससे पहले आप पहले भाग को पढ़ करके तब अगले पाठ तक जा रहे हैं। फिर जब तीसरे भाग को आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले आप पहले और दूसरे पाठ को पढ़ेंगे, तब जाकर तीसरे पाठ की ओर जाएंगे। फिर चौथा पाठ पढ़ना है, तो सबसे पहले आप पहला, दूसरा, तीसरा पाठ पढ़ेंगे, याद करेंगे, उसके बाद आप चौथे पाठ तक जाएंगे। इसलिए इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। लेकिन और सबसे पहले पाठ, मतलब पुराने भाग, जो जितना पुराना होता जाएगा, जिसको आप सबसे ज़्यादा बार पढ़ते जाएंगे, उसका दोहराव ज़्यादा होता है अपेक्षातया जो नया पाठ पढ़ा जा रहा है। हालांकि अगर इसको थोड़ा सा पॉजिटिवली सोचा जाए, तो ये देखा जाएगा कि जिस भाग का जितना ज़्यादा दोहराव किया जाता है, उसका स्थायित्व हमारे मस्तिष्क में उतना ज़्यादा होता है। इसमें समग्र विधि की अपेक्षा अधिक समय की आवश्यकता होती है। जैसा मैं अभी बोला कि इसमें समय ज़्यादा लगता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक और विधि है सस्वर पठन विधि। सस्वर पठन मतलब किसी चीज को याद करने के लिए या पढ़ने के लिए उसको स्वर के अंतर्गत पढ़ा जाए। देखिए, अलापने की क्रिया इसको बोला जाता है, अलापना। ठीक है। और पाठ को सस्वर पढ़ कर याद किया जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि कोई चीज़ याद करना है, तो उसको एक स्वर में बना लीजिए। याद करने के लिए एक गाने के रूप में जोड़ लीजिए, या उसको याद करने का एक तरीका बना लीजिए, जैसे कि म्यूजिक टाइप का उसमें फीलिंग आए, तो वो चीज़ें थोड़ी जल्दी याद होती हैं। ऐसा इस विधि में कहा गया है। इसके कुछ अपने लाभ हैं, जैसे कि निर्बल संबंधों को पहचान लेने के पश्चात उन पर एकाग्रचित से अवधान केंद्रित किया जाता है। मतलब ये है कि सस्वर पढ़ने से ये पता चलता है कि हम किस भाग को पढ़ने में अच्छा महसूस कर रहे हैं, उसको पढ़ने में हमको कठिनाई हो रही है, तो हम उसको इंडिकेट करेंगे, उसको पहचान लेंगे। ठीक है, उस पर अपना एक मस्तिष्क संकेंद्रित करेंगे। ठीक है। और जब मस्तिष्क उस पर विशेष संकेंद्रित होगा, तो वहाँ पे याद करना, भूलना थोड़ा कम होने लगता है। क्योंकि जो कठिन चीज़ें होती हैं, जिन पदों को आप जोड़ नहीं पाते हैं, वहाँ पे सस्वर करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो वैसे में पहचानना और उस पर ध्यान केंद्रित करना और उसको भूलने से बचाने के लिए उस पर ज़्यादा बल देना, ज़्यादा याद करने पे बल देना, यह इसको सीखने में सहायता करता है। दूसरा लाभ क्या है? पूर्ण करने की सामान्य भावना आगे के प्रयासों को तीव्रता प्रदान करती है। जब आप किसी विषय वस्तु को सस्वर पढ़ते हैं, तो वैसे में उसको पूरा करने की जो भावना आप में बैठती है, वह प्रयास उसको सीखने में भी तीव्रता प्रदान कराता है। तीसरा, गलत प्राथमिक प्रभावों की त्रुटियों को खोज लिया जाता है और उसकी स्थापना से पूर्व ही उसे हटा लिया जाता है। कहने के तात्पर्य यह है कि इसमें जो भी गलती की संभावनाएं होंगी, या जहाँ पे गलती होने के लिए बहुत सारे तत्व होंगे, जहाँ भी कमियां होंगी, उनको पहले आप इंडिकेट करेंगे, उन गलतियों को हटाएंगे। जहाँ पे गलत प्रभाव पड़ना है, उसको आप सुधारेंगे।
तत्पश्चात उसको आप सस्वर पढ़ेंगे तो वैसे में याद करना ज़्यादा आसान हो जाता है। चौथा, पाठ्य विषय को उस रूप में सीखा जाता है जिसमें उपयोग किया जाता है। तो इस सस्वर पाठ में यही है कि हम उसको उस रूप में अपने मस्तिष्क में व्यवस्थित करते हैं, उसको याद करने का प्रयास करते हैं, उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं जिस रूप में हमारे द्वारा उसको सरलता से ग्रहण कर लिया जाए।